हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। सो जैसे कि हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाले सेशन में हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे एंड जो आपका प्रिलिमिनरी पोर्शन था दैट इज सेक्शन 1 to 4 डिस्कस किया था। नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसके अंदर हमने स्पेसिफिक रिलीफ्स की कोर्ट हमें क्या क्या स्पेसिफिक रिलीफ्स ग्रांट कर सकता है उसके रिगार्डिंग हमने जो सबसे पहला रिलीफ था दैट इज रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग वाले सेशन में कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का स्कोप बहुत वास्ट है। वो ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी में भी दोनों इमूवेबल भी एंड मूवेबल, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपका टॉर्ट का रिलेटेड एक्टिविटीज है या इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड कोई रिलीफ है तो वो सारे ही रिलीफ क्लेम करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने लास्ट वाले सेशन में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन की रिकवरी रिलेटेड जो प्रोविजंस थे दैट इज योर सेक्शन नंबर 5 एंड 6 वो डील करे थे। आज के सेशन में जो हम डील करेंगे दैट इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसकी पोजेशन की जो रिकवरी की बात है वो कौन सा सेक्शन करते हैं दैट इज योर सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8। सो सेक्शन 5 टू सेक्शन 8 का जो ये आपका बंच है इसके अंदर बेसिकली आपके दोनों मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की रिकवरी रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं एंड दोनों ही कहाँ फॉल कर रहे हैं, पार्ट सेकेंड चैप्टर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको अभी तक इतना पोर्शन क्लियर होगा, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर रेंज है, सेक्शन नंबर्स है, उनके अंदर के प्रोविजंस क्या अलाउ कर रहे हैं, क्या डिनाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप सभी स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को अभी से नोट डाउन करके चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सेक्शंस के बारे में दैट इज योर सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 7 क्या बात करेगा, रिकवरी कैसे होगी, मतलब क्या प्रोसेस या क्या प्रोसीजर या क्या मैनर फॉलो किया जाएगा। सो ऐसा ही हमने रिजैमिनिंग सेक्शन देखा था लास्ट वाले सेशन में, तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से वो सेक्शन लिखेंगे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए क्या मैनर अडॉप्ट किया जाएगा इस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स फटाफट सेक्शन लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, राइटिंग में लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सेक्शंस क्या रहेंगे, दिमाग पे याद रहेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के सेक्शन नंबर 7 के साथ में। सो ये क्या बोलता है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यानी कि सेक्शन नंबर 5 के अंदर भी यही बोला गया था कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है, उसका प्रोसेस आपको सीपीसी में जाके देखना है। सेक्शन 7 भी यही बोल रहा है कि आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी रिलेटेड सूट फाइल करना है तो उसका मैनर भी वही होगा जो सीपीसी में दिया गया है। इसीलिए जब हमने फर्स्ट वाले सेशन के अंदर जो स्पेसिफिक फीचर्स थे हमारे एक्ट के, उसमें हमने ये डील किया था दैट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिंग, यानी कि ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। इसके बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके लिए हमें हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाना पड़े, टीपीए में जाना पड़े, या और कदर, जैसे यहाँ पर इसने खुद ही रेफरेंस दिया कि आप सीपीसी में जाके प्रोसीजर देख लीजिए। ठीक है, तो सेक्शन 5 के अंदर सीपीसी में जाने को बोल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, सेक्शन नंबर 7 में मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको जो सीपीसी है उसको रेफर करना है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इस पे जो दो एक्सप्लेनेशन है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है जो हमारे पास सेक्शन नंबर 5 में नहीं थी। अगर आप ऐसे कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप सेक्शंस को रिमेंबर कर पाएंगे। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, अ ट्रस्टी मे स्यू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। यानी कि जिस पर्सन के इंटरेस्ट के लिए वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यानी कि वो ट्रस्टी की पोजीशन में है, तो वो सामने वाले पर्सन के इंटरेस्ट के लिए इस सेक्शन के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए सूट ला सकता है। तो यानी कि ट्रस्टी इज अलाउड टू ब्रिंग सूट अंडर सेक्शन 7। और किसके बेनिफिट के लिए ला रहा है, जिस पर्सन के बिहाफ पे वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को एज ट्रस्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ट्रस्टी क्या हो गया है, एलिजिबल पर्सन है टू स्यू। सेकेंड हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, I special or temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section. Temporary या special, ये देख रहे हैं आप क्या वर्ड दिया है, temporary और special right। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है हमारे पास, बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट में क्या होता है, जो ओनरशिप तो
बेलर के पास रहती है, लेकिन बेलमेंट के अंदर बेली को क्या ट्रांसफर किया जाता है, टेम्पररी ओनरशिप दी जाती है कि ठीक है आपको इस पर्पस के लिए ये चीज दी गई है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पर्पस आप मुझे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल इज बेलमेंट। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया इसका एग्जांपल व्हाट इज द एग्जांपल बेलमेंट, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसके पास क्या है, स्पेशल या कोई टेम्पररी राइट है उस मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन से रिलेटेड, तो उसके पास भी ये राइट है कि वो इस सेक्शन के अंदर ऐसा रिकवरी के लिए सूट ला सकता है। तो ये दोनों ही जो एक्सप्लेनेशन है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले में आपके ट्रस्टी को अलाउ किया गया है, दूसरे में आपके पास किसी ऐसे पर्सन के पास जिसके पास क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पोजेशन है, स्पेशल राइट के फॉर्म में भी हो सकती है, टेम्पररी राइट के फॉर्म में भी हो सकती है। तो दोनों ही पर्सन्स एलिजिबल हैं टू ब्रिंग द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 7। ठीक है, तो सेक्शन 7 में अब एमसीक्यूज कहाँ से बनेंगे, ये तो सबको पता है कि सीपीसी में मैनर दे रखा है वो फॉलो करना है, लेकिन क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 से। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 8 की, जो क्या बोलता है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। यानी कि सेक्शन 8 में बोल रहा है अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसके पास उस प्रॉपर्टी की क्या है, पोजेशन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज डिस्कस की थी, हमने एसआरए में भी स्टार्टिंग में ये चीज डिस्कस की थी कि ओनरशिप और पोजेशन दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो बेलमेंट में भी क्या हो रहा था, हम पोजेशन ट्रांसफर कर रहे थे, क्योंकि जहां पर आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी वहां तो वो सेल हो जाता है। ओनरशिप में तो क्या होता है, उस प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे राइट्स लाइबिलिटीज सामने वाली पार्टी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। पर पोजेशन के अंदर सिर्फ जिस पर्पस के लिए आपने उसको पोजेशन दिया है वही पर्पस के लिए वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, और किसी और पर्पस के लिए नहीं। तो सेक्शन 8 क्या बोल रहा है, जिस पर्सन के पास क्या है, सिर्फ पोजेशन है, यानी कि वो उसमें ओनर नहीं है, बस उसके पास क्या है, सिर्फ पोजेशन है, तो उस पर्सन की लाइबिलिटी बनेगी ऐसी प्रॉपर्टी को उस पर्सन को डिलीवर करने की जो क्या है, इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोविजन क्या बोलता है। सो एनी पर्सन having the possession or control of a particular article of movable property, यानी कि या तो possession है या control है, बट क्या नहीं है, owner नहीं है, of which he is not the owner, यानी उसके पास उस property related कोई ownership rights नहीं है, तो क्या करा जा सकता है, may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases। अब ये केसेस हैं जिसके अंदर ऐसा कोई पर्सन जो क्या है, इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है, तो उस केस के अंदर जिस पर्सन की पोजेशन में ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा आर्टिकल है तो उसको इमीडिएटली बोला जा सकता है कि आप ये जो इमीडिएट पोजेशन वाले पर्सन है इनको प्रॉपर्टी डिलीवर कीजिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से केसेस हैं ये भी आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या बोलता है, when the thing claimed is held by defendant as the agent और trustee of the plaintiff, यानी कि जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी क्लेम की जा रही है तो वो प्रॉपर्टी कौन हेल्ड कर रहा है, डिफेंडेंट हेल्ड कर रहा है, और किसके बिहाफ पर हेल्ड कर रहा है, प्लांटिफ के बिहाफ पर हेल्ड कर रहा है एज एजेंट और ट्रस्टी, यानी कि ट्रस्टी के फॉर्म में है या एजेंट के फॉर्म में है, पर अभी क्या हो रहा है, ये दोनों प्लांटिफ और डिफेंडेंट की सिचुएशन में आ गए हैं, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट में सूट में खड़े हैं। तो ऐसे केस के अंदर जहां डिफेंडेंट प्लांटिफ के बिहाफ पर एज एजेंट या ट्रस्टी कोई ऐसी चीज क्लेम कर रहा है तो उसे बोला जा सकता है कि आप इसको प्लांटिफ को इमीडिएटली डिलीवर करें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, जब कौन हेल्ड कर रहा है, डिफेंडेंट हेल्ड कर रहा है प्लांटिफ के बिहाफ पर एज एजेंट और ट्रस्टी, when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claim। दूसरा बोलता है हमको जहां पर क्या है, जो अगर उस पार्टी को, जो प्लांटिफ है, अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए कोई भी अगर मनी का कंपनसेशन भी दिया जा सकता है, कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी भी दिया जाता है, तब भी वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
जहाँ से आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। या कोई ऐसा आर्टिकल है जिसको जो कोर्ट है उसकी एग्जैक्ट क्या वैल्यू हो सकती है वो नहीं डिटरमाइन कर सकती। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसा कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ मनी प्लांटिफ के लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता। तो उस सिचुएशन के अंदर जो पर्सन है उसको बोला जाएगा कि आप प्लांटिफ को प्रॉपर्टी ही डिलीवर कीजिए। ठीक है। थर्ड आता है when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss, यानी कि जब आप ऐसे डैमेज को किसी क्वांटिटी के अंदर असर्टेन नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे डैमेज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इन दैट केस ऑल्सो डिलीवरी का ऑर्डर दिया जाएगा। एंड लास्ट इज when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff, यानी कि प्लांटिफ से गलती से वो चीज क्या हुई है, डिफेंडेंट को ट्रांसफर हुई है। तो मतलब जो पोजेशन है वो रॉन्गफुली ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द प्लांटिफ। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी ऐसे पर्सन की जिसकी पोजेशन के अंदर वो आर्टिकल है उसे डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप ये प्लांटिफ को डिलीवर करें। तो 4 सिचुएशन बताई। पहला, जहां पर डिफेंडेंट थिंग को क्लेम कर रहा है एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लांटिफ, या प्लांटिफ को जो कंपनसेशन दिया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ मनी वो क्या नहीं है, एडिक्वेट रिलीफ नहीं है फॉर द लॉस, या जब जो एक्चुअल डैमेज हुआ है उसको असर्टेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, या जो ऐसी आर्टिकल है या जो ऐसी थिंग का पोजेशन है वो रॉन्गफुली प्लांटिफ से ट्रांसफर हुआ है। ठीक है। तो इन 4 केसेस के अंदर उस पर्सन की लायबिलिटी बनेगी कि वो इमीडिएट पोजेशन ट्रांसफर करे। ठीक है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन रिलेटेड है हमारे बी और क्लॉज नंबर सी से रिलेटेड। ठीक है। क्लॉज नंबर बी में क्या था, जब कंपनसेशन इन मनी क्या नहीं है, एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। और क्लॉज नंबर सी कब, जब एक्चुअल डैमेज असर्टेन करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। तो इन दोनों केसेस के अंदर कोर्ट कोई प्रिजम्पशन लेगा और वो प्रिजम्पशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अनलेस एंड अंटिल द कंट्रारी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल, क्या है यहाँ पर प्रिजम्पशन, शैल। अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा हो तो उसके अंदर हम 3 तरह के प्रिजम्पशंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। शैल प्रिज्यूम में क्या होता है, कोर्ट मान के चलेगा लेकिन सामने वाली पार्टी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए प्रूफ ला सकती है। ठीक है। तो दैट इज योर रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है। तो कोर्ट तो ये मान के चलेगा दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर क्लॉज बी और सी, यानी कि जहाँ कंपनसेशन मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है और जहाँ डिफिकल्ट है टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज। ठीक है। क्या प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, क्या शैल प्रिज्यूम that compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed, or as the case may be, second, it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by the loss। यानी कि कोर्ट यही मान के चलेगा, कोर्ट प्लांटिफ के फेवर में प्रिजम्पशन लेगा कि हाँ जो मनी का रिलीफ है वो एडिक्वेट नहीं है, एंड सेकेंडली जो डैमेजेस को असर्टेन करने की चीज है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। अब ये डिफेंडेंट के पास ऑप्शन है कि वो इसको रिबट करने के लिए कोई एविडेंस दे, तो उस केस के अंदर तो कोर्ट कॉन्ट्रारी प्रिजम्पशन अज्यूम करेगा, अदरवाइज कोर्ट यही मान के चलेगा कि प्लांटिफ के फेवर में बी एंड सी आपके क्लॉजेस हैं। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपके पास प्रिजम्पशन कौन सी है, शैल प्रिजम्पशन है। करेक्ट। सभी इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो आपके पास एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन से भी आ सकता है एंड इसी के साथ साथ चारों पॉइंट से भी आ सकता है, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अंदर नॉट हटा दिया, नॉट लगा दिया, तो उस केस के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे बहुत सारे सेक्शंस में अंदर सब सेक्शंस भी है, सब क्लॉजेस भी है, तो वहाँ आपको कंफ्यूजन होगा। इसीलिए सब सारे सेशंस को रिवाइज करते जाएंगे, जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करते जाएंगे, तभी आपको सेक्शंस ऑन टिप्स याद होंगे। ठीक है। सो आई होप सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8 जो कि हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपका केस लॉ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आपको ज़्यादा केसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं, जुडिशरी के क्वेश्चंस हुए या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जहां एसआरए पूछा जाता है, वहाँ बेसिकली आपके क्वेश्चंस सेक्शन बेस्ड होते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेक्शन की रेंज, सेक्शन का नंबर याद रखना, एंड सेकेंडली जो अंदर का प्रोविजन पार्ट है। ठीक है। तो एक एक केस हम डील कर लेते हैं, दैट इज योर वुड वर्सेस रॉकक्लिफ। इसमें क्या था, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द प्लांटिफ लेफ्ट हिज फर्नीचर इन द केयर ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है, हु विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रस्टी, यानी कि उसके इंटरेस्ट में छोड़ा गया एंड उसको जो मतलब फ्रेंड है ही इज कंसिडर्ड एज अ ट्रस्टी।
सो द फ्रेंड वॉज ऑर्डर टू रिटर्न द फर्नीचर टू द ट्रू ओनर व्हेन डिमांडेड, ठीक है, क्योंकि आप जो है वहां पर ओनर नहीं है, ठीक है, जो पर्सन इमीडिएट पोजेशन के लिए लाइबल है आपको उसको डिलीवर करना होगा, ठीक है, वेन एवर इट इज डिमांडेड, ठीक है। सो केस लॉज यू कैन लीव ऑल्सो, बट सेक्शन नंबर एंड द प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों सेक्शन समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमारा एसआरए छोटा है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना छोटा है, ठीक है, छोटा लगता है, बट प्रोविजंस में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आपको एक एक प्रोविजन को एकदम तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम धीरे धीरे चलेंगे, बट एक एक सेक्शन को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बस आपकी ड्यूटी इतनी है कि आप रोज रेगुलर रिविजन करें विद प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन आपके सामने है, which of the following sections of the act deal with the recovery of specific movable property? 5, 6, 7, 8। तो जब इस तरीके से सीरीज में सेक्शंस आते हैं देन इट क्रिएट कंफ्यूजन, ठीक है। आप जितने भी सेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं उनके करेक्ट एमसीक्यू आंसर्स और मॉडल आंसर्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारी वेबसाइट www.judicialDream.com पर जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप और भी क्विजेस और जो अलग अलग एक्ट्स के मटेरियल अवेलेबल हैं वो रेफर कर सकते हैं। आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको किसी भी सेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक सजेशन देना चाहते हैं देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।